तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीपीओ का 28 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 28 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीपीओ की 28 जून की पहली पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा है ये है संस्कृत भाषा। 2011 की जनगणना के आधार पर भाषा के आंकड़ों से पता चला है कि देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इसे अपनी मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध करने वाली वक्ताओं की संख्या 24,821 थी और बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से बोडो, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी से पहले आता है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। भारत में 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसके 52.83 करोड़ वक्ता हैं और 43.63% आबादी इस भाषा को बोलती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, दंती दुर्ग भारत की किस राजवंश से संबंधित थे। देखिए दंती दुर्ग जो है ना, ये राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। तो राष्ट्रकूट आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए दंती दुर्ग का जो संस्थापक था दंती दुर्ग, इसका शासनकाल 735 से 756 राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दंती दुर्ग बादामी चालुक्यों के सामंत बन गए और 753 ईस्वी में राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद सत्ता में आए। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पराजित करने के बाद कीर्तिवर्मन को राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत के लोगों पर शासन किया। कब शासन किया था राष्ट्रकूट वंश ने? 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक। और इनकी अगर राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी कर्नाटक के गुलबर्ग इलाके में स्थित थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है। पंपा, सतलुज, नील, कावेरी। सतलुज नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो सतलुज नदी शिवकीला पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है, किस नदी से? तो सतलुज नदी शिवकीला पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। ये कहाँ पर मौजूद है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। सतलुज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में राक्षस ताल झील से हुई है। सतलुज नदी सिंधु नदी का एक पूर्वी तट है। सतलुज का सिंधु से पाकिस्तान के मिठानकोट में संगम होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कोजागिरी पूर्णिमा किस राज्य का त्यौहार है। कोजागिरी पूर्णिमा जो है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का त्यौहार है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक अ सूटेबल बॉय ये किसके द्वारा लिखी गई है। अमित त्रिपाठी, बी एस शशि थरूर, सी एच चेतन भगत, डी है विक्रम सेठ। पुस्तक अ सूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम सेठ के द्वारा। तो डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अ सूटेबल बॉय
विक्रम सेठ का 1993 का एक उपन्यास है। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1993 में। अंग्रेजी भाषा में एकल खंड में प्रकाशित ये अब तक का सबसे लंबा उपन्यास है। ये अब तक का अंग्रेजी भाषा में एकल खंड में प्रकाशित अब तक का सबसे लंबा उपन्यास है। स्वतंत्रता के बाद एक नए विभाजन के बाद आज सुटेबल बॉय स्थापित किया गया है। विक्रम सेठ भारत के एक लेखक और कवि हैं। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान, पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार, WH स्मिथ साहित्य पुरस्कार और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 राज्य विधायिका और उसकी समिति के संबंध में माध्यमिकता के अधिकारों से संबंधित है। राज्य विधानमंडल के अधिकारियों के साथ 178 से 187 तक के अनुच्छेद, इनमें स्पीकर, उपाध्यक्ष, LC के अध्यक्ष, LC के उपाध्यक्ष आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 178 इसमें क्या शामिल है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में क्या शामिल है? अध्यक्ष और उपसभापति के कार्यालयों का अवकाश और इस्तीफा और पदच्युति। अनुच्छेद 180 में क्या शामिल है? उपसभापति या अन्य व्यक्ति के कार्यालय के कर्तव्यों को निभाने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 181 में क्या शामिल है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जो भी अनुच्छेद मैंने आप लोगों को बताए हैं इन्हें एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? 1954, 1853, 1794 या 1894? भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो भारत में जो पहली ट्रेन है ना, वर्ष 1853 में चली थी। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से बोरीबंदर से ठाणे के लिए शुरू हुई थी। यह 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसमें 14 सवारी डिब्बे थे और यह ट्रेन 3 भाप इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 भारत के गवर्नर जनरल, जिनके अधीन 1853 में बम्बई की ठाणे से जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन पड़ी थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ना, ये भरतनाट्यम से संबंधित। किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें रुक्मणी देवी अरुणडेल की, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास और चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थीं। उन्होंने मद्रास और चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। अब देखिए भारत और कुछ उनके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में जान लीजिए। भरतनाट्यम ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली ये केरल का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है। सत्रिया नृत्य असम का लोक नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम ये केरल का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है? त्रिभुज, दून, करवाल क्षेत्र। हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को कहा जाता है दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से किस असम के संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आशा भोसले, भूपेन हजारिका, बेगम अख्तर, रविशंकर। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर हम भूपेन हजारिका की बात करें तो ये असम के एक भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार और संगीतकार कवि थे। इन्हें 1992 में भारत में सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। उन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अनुच्छेद 48 ये किससे संबंधित है। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने से है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, गोपाल गणेश अगरकर, पंडिता रमाबाई। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें महात्मा ज्योतिबा फूले की, तो इन्होंने 1873 में समाज के दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी लिखा ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। गुलामगिरी भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में ब्राह्मणवादी वर्चस्व और पाखंड के बारे में बात करता है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश से राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री किसे मिला। मध्य प्रदेश से राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार राम साहेब पांडे को मिला। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने राम साहेब पांडे को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947। कब स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गाइस 2022 में निम्नलिखित में से किसे कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2022 में कालिदास सम्मान से एम वेंकटेश्वर कुमार को सम्मानित किया गया था। अगर हम एम वेंकटेश्वर कुमार की बात करें तो इन्हें फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। कालिदास सम्मान कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सम्मान कला संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कुमार गंधर्व एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जिनका 1992 में निधन हो गया। वह पद्म भूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। तो कुमार गंधर्व के बारे में भी जान लीजिए, हो सकता है कि यह भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलर झील का उद्गम स्थल कौन सी नदी है। यमुना, झेलम, रावी नदी या चिनाब। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बूलर झील का जो उद्गम है ना, झेलम नदी से होगा। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, उन्हें जान लीजिए। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है बूलर झील। जम्मू और कश्मीर में यह स्थित है, जहाँ इसका पानी झेलम द्वारा प्रवाहित होता है। तो ये कहाँ पर स्थित है बूलर झील। जम्मू और कश्मीर, ये मीठे पानी की झील है। झील की अधिकतम गहराई 14 मीटर है और इसका आकार 30 से 260 वर्ग किलोमीटर से भिन्न है। झील रामसर स्थल के रूप में नामित 27 भारतीय आर्द्रभूमियों में से एक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।